जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया है फ़ीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल हमने कंप्लीट कर लिया था। घर जाके आपने रीड किया होगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आना ये नेचुरल होता है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, ताकि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके आगे एडवांस कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। तो कोई क्वेश्चन पूछना असाइनमेंट में से क्वेश्चन नहीं पूछना, जो असाइनमेंट आपको दी थी, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करवाऊंगा। असाइनमेंट के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कंसेप्ट के अंदर में से पूछ सकते हैं। शाबाश जी। अच्छा, हाँ जी, वोटिंग राइट्स की कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़रा दिखाइएगा मुझे। वोटिंग राइट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। फीचर में एक दो अल्फाज थे। अच्छा, एक लफ्ज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये समझ आ गया आपको? डॉक्ट्राइन कहते हैं कंसेप्ट को। कंसेप्ट को कहता है ये जो कंपनी हम आपको सिखा रहे हैं ना, ये वाला फीचर कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है इसके ओनर से, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं। कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सन है, कंपनी की एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी, कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सन है या कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, इस वाले फीचर को हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ जाए आपसे कि एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो कौन सा फीचर एक्सप्लेन करेंगे आप? सेपरेट लीगल स्टेटस वाला। शाबाश। अच्छा, यहाँ पे नीचे एग्जाम एक वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट हमने ये स्टडी किया था कि शेयर्स के साथ डिफरेंट राइट्स अटैच होते हैं। शेयर्स के साथ डिफरेंट राइट्स अटैच होते हैं। उनमें से डिविडेंड का राइट तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कि उसे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। एक होता है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स कहते हैं कि जब किसी मीटिंग के अंदर फैसले होंगे तो हर शेयर होल्डर का हक होता है कि वो उसमें अपना वोट कास्ट करे, कि क्या वो इस डिसीजन में यस में वोट करना चाहता है या इसको नो में वोट करना चाहता है। इसको हम कहते हैं वोटिंग राइट्स। ये वोट कास्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। एक सबसे कॉमन तरीका तो वही है ना, जो जनरल इलेक्शन में हम करते हैं कि जी वहाँ पे जाएं और बैलेट बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जो भी पर्ची के ऊपर स्टैंप लगानी है लगाएं और वोट कास्ट कर दें। एक ये भी तरीका है। लेकिन कंपनी के अंदर एक और तरीका भी होता है, बल्कि कई तरीके हैं। एक और तरीका होता है शो ऑफ हैंड के ज़रिए से, कि कंपनी के जब सारे शेयर होल्डर्स बैठे होंगे तो उस वक्त चेयरमैन कहेगा कि जो जो यस में वोट करना चाहते हैं वो हाथ उठा दीजिए। तो जो हाथ उठाएंगे यस में वोट करेंगे, वो भी वोट करने का तरीका है। इसे कहते हैं शो ऑफ हैंड। जो पहले वाला तरीका था उसे कहते हैं पोलिंग। पोलिंग से भी वोट हो सकता है, शो ऑफ हैंड के जरिए से भी वोट हो सकता है। अच्छा, गैस कीजिए दोनों में से कौन से वाला तरीका क्विकर है, इजी है? शो ऑफ हैंड्स वाला। शाबाश, ठीक है। तो ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे वोटिंग राइट्स में कह रहा है, वोटिंग राइट्स मींस राइट ऑफ ए मेंबर टू वोट ऑन ए मैटर इन जनरल मीटिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि जनरल मीटिंग में राइट है उसका कि वो वोट दे सकता है, इधर प्रेजेंट इन पर्सन आर थ्रू वीडियो लिंक आर बाय प्रॉक्सी आर बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। वो कह रहा है चाहे वो खुद चला जाए मीटिंग में, फिजिकली खुद प्रेजेंट हो जाए, उसके जरिए से भी वोट कास्ट कर सकता है। फिर थ्रू वीडियो लिंक भी, यानी घर बैठ के कोई वीडियो कॉल मिला ली, उसके जरिए से भी वोट कास्ट किया जा सकता है। वीडियो कॉल के जरिए से, उसके जरिए से भी वोट कास्ट किया जा सकता है। आर बाय प्रॉक्सी, अपनी जगह किसी और को भेज दिया। प्रॉक्सी कहते हैं अपनी जगह पे किसी और को भेज, जैसे कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, साथ वाले को कह दिया मेरी प्रॉक्सी बोल देना। प्रॉक्सी का मतलब है किसी और की जगह पे कोई काम करना। प्रॉक्सी के जरिए से भी
वोट कास्ट किया जा सकता है, और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के जरिए से भी वोट कास्ट किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं वोट कास्ट करने के, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे पूछूं कि वोट कास्ट करना ऐसे ही है जैसे सवाल पूछना, उस्ताद से सवाल पूछने के कितने तरीके हैं? आप कहेंगे सर एक तरीका है क्लास में प्रेजेंट होकर सवाल पूछ लेना, खुद जैसे आपके सवाल पूछते हैं। एक तरीका है वीडियो लिंक, वीडियो लिंक यानी हाइब्रिड क्लास में बैठ जाए। क्या हाइब्रिड क्लास में जो बच्चा बैठा है वो उस्ताद से सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। उसे उस्ताद कैसे नजर आएगा? उस्ताद क्लास में तो नहीं है, वीडियो लिंक, आप देखा प्रोजेक्टर के जरिए से वो कनेक्टेड होता है और ऑडियो डिवाइस भी साथ अटैच होती है, तो उसके जरिए से भी सवाल पूछ सकता है। प्रेजेंट होके भी वीडियो लिंक पूछ सकता है ना। और बाय प्रॉक्सी हो सकता है खुद ना पूछे, साथ वाले से के यार सर से जरा सवाल पूछना, ये क्या है? प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी के जरिए से हो जाएगा। और बाय पोस्टल बैलेट यानी व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप वाली सहूलत फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पोस्टल बैलेट समझे पोस्ट के जरिए से, किसी कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए से। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपना वोट कंपनी तक पहुंचाने के। अपना वोट कंपनी तक पहुंचाने के कितने तरीके अल्लाह ने बताए हैं हमें? 4। कौन कौन सा? प्रेजेंट, इन पर्सन आ जाए, प्रॉक्सी के जरिए से, वीडियो लिंक के जरिए से, पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट कहते हैं कि लेटर के जरिए से, पोस्ट ऑफिस के जरिए से, कि कराची में मीटिंग हो रही है, मैं लाहौर में बैठा हूँ, कराची में नहीं जा सकता, मैं उन्हें कह दूंगा कि सर ये मीटिंग में ये जो प्रपोजल है ना मेरा, इसमें मेरी तरफ से यस है, और पोस्ट कर दिया। इससे ऐसे भी वोट कास्ट हो सकता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये पोस्टल बैलेट वाले तरीकेकार को एक खास नाम दिया जाता है, सर्कुलराइजेशन, ठीक है, सर्कुलराइजेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो बहरहाल ये 4 तरीके वोट कास्ट करने के समझ आ गए आपको? फिर से बताइए कौन कौन से 4 तरीके वोट कास्ट करने के? प्रेजेंट, प्रॉक्सी, वीडियो लिंक, पोस्टल बैलेट। शाबाश शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। देखिए चारों ऑप्शन मौजूद हैं, कुछ हालात में एक ऑप्शन सूटेबल होती है, कुछ हालात में 2 ऑप्शन सूटेबल। लॉ जब ऑप्शन देता है ना तो ये मेंशन नहीं करता कि आपने किस सिचुएशन में कौन सी ऑप्शन, वो कहता है आप अपना हिसाब किताब लगाएं, जो आपको मुनासिब लगे कर लें, ठीक है। तो आपकी बात ये ठीक है, ये जो पोस्टल बैलेट वाला है कंसेप्ट, इस ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, ये टाइम टेकिंग, लेकिन इसमें देखिए कॉस्ट सेविंग भी तो है। वरना तो हर बंदे को एक मीटिंग में, कराची में मीटिंग है, इस्लामाबाद में मीटिंग है, लाहौर में मीटिंग है, पूरे शेयर होल्डर, बात बड़ी कंपनीज जो होती है ना, बड़ी कंपनीज, उनके शेयर होल्डर पूरे पाकिस्तान में फैले होते हैं, उन सब के लिए हाँ ईमेल भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ईमेल का तरीका उसके जरिए से भी किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई क्वेश्चन? जी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ये आपने किस जगह पे कंसेप्ट पढ़ा है? ये किस? हाँ, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल देखिए एक होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कहते हैं हर उस पर्सन को जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है, इन्वॉल्व है, जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, स्टेक है। ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं जैसे शेयर होल्डर या मैनेजमेंट। याद रखिएगा लफ्ज स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क है। स्टेक होल्डर जेनेरिक टर्म है, जनरल, शेयर होल्डर लीगल टर्म है। तो स्टेक होल्डर से मुराद हर वो पर्सन जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इवन हम डेटर्स को भी कहते हैं ये स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर्स को कहते हैं ये भी कंपनी के स्टेक होल्डर है, कुछ ना कुछ स्टेक तो कंपनी में है। एम्प्लॉयज को कहते हैं ये भी स्टेक होल्डर हैं, मैनेजर्स जो होते हैं ये भी स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है। लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर से मुराद कंपनी के अंदर के लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से मुराद कंपनी के बाहर के लोग, लेकिन जो कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे कोई बैंक हो सकता है जिसने लोन दिया हो, ठीक है, सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं, ये सारे लोग।
तो वो कहता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर्स के लिए है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, और मेमोरेंडम एसोसिएशन डॉक्यूमेंट जो है ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन के लिए है, जिससे उनको पता चल जाए कि कंपनी का नाम क्या है, किस जगह पे है, काम क्या है इसका, वगैरह वगैरह। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंसेप्ट याद है ना आपको? ये दो डॉक्यूमेंट्स कौन सी होते हैं? जो कंपनी, हर कंपनी अलग अलग अपनी स्पेसिफिक होता है, इसको हम कहते हैं ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हर कंपनी की स्पेसिफिक होती हैं, जबकि कंपनीज एक्ट सबके लिए, हर कंपनी के लिए सेम है। कंपनीज एक्ट में जो लिखा है वो सब ने अमल करना है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो लिखा है वो उसी कंपनी ने उसके ऊपर अमल करना है जिसका मेमोरेंडम और आर्टिकल है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, शुरू में हर सब्जेक्ट में ऐसे होता है, आप चूंकि समझ रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आप शायद मैंने ओरिएंटेशन में बताया था, सबसे ज़्यादा सवाल छोटा बच्चा पूछता है। वो एक दिन में कोई 300-350 के करीब सवाल पूछता है, जो 3-4-5 साल का बच्चा होता है ना वो, और उसकी लर्निंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। इवन आपकी लर्निंग पावर से ज़्यादा लर्निंग पावर बच्चे की होती है, तो वो सवाल पूछते हैं। तो इसी तरह चूँकि सब्जेक्ट स्टार्ट है, आपके जहनों में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे, कुछ चीज़ें समझ आती है, कुछ नहीं आती, बार बार पूछते हैं। तो एक तो ये कि अगर आपका कोई भी दूसरा क्लासमेट क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो क्वेश्चन पहले डिस्कस हो क्यों ना चुका हो, आपने उसको डिस्करेज नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है उसको गौर से सुने। तो मैं भी आप लोगों के क्वेश्चन को बार बार आंसर करूँगा। जब मुझे पता चल जाएगा कि क्लास एक बेसिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो गई है, फिर मैं आगे चलूँगा, फिर मैं स्पीड बढ़ाऊँगा। अभी मैं अपनी स्पीड नॉर्मल से कम रखूँगा, क्योंकि कंसेप्ट बेसिक्स हैं, समझ आना ज़रूरी है। चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में हमारी स्पीड अमूमी तौर पे स्लो होती है, नॉर्मल है, बेसिक्स डेवलप हो रही होंगी, ठीक है। तो मे भी सम टाइम ऐसा होता है मैं प्लान कुछ करके आया होता हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाऊंगा शायद, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। सिलेबस इंशाल्लाह आपका टाइम पे कंप्लीट होगा। एक्स्ट्रा टाइम हमने रखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम ये नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको बैठना पड़ेगा, संडे को आना पड़ेगा, नहीं। हमारे जो लेक्चर्स की प्लानिंग है उसमें ऑलरेडी हमने इस चीज़ को बिल्ड किया होता है कि शुरू में स्पीड हमारी स्लो होगी और एंड में हमारी नॉर्मल होगी। फिर जी पूछिए, क्या क्वेश्चन था आपका? सवाल समझे। हाँ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर, अगर कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल और जो कंपनी ने कैपिटल इशू कर दिया है, इशूड कैपिटल को पेड अप कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इशू कर दिया तो ज़ाहिर है बदले में कुछ ना कुछ पैसे मिले होंगे, तो जितना इशू किया उतने ही मिले होंगे। तो कहते हैं, तो क्या सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल अगर बराबर हो जाए और कंपनी को मजीद पैसों की ज़रूरत पड़े तो फिर क्या करना है? बिल्कुल सिंपल आंसर, ऑथोराइज्ड कैपिटल में अल्टरेशन करवा लें। अल्टरेशन कौन सी करवाएं? इंक्रीज करवा लें उसको। आप ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करवा लें, आपके पास वो क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए 500 मिलियन है ऑथोराइज, 500 मिलियन इश्यूज है, बढ़ा के आप 800 मिलियन कर लें। जब बढ़ा के आप 800 मिलियन ऑथोराइज कैपिटल कर लेंगे, अब इशूड आपके पास 500 है, ऑथोराइज्ड 800 है, 300 मिलियन चाहे तो मजीद आप इशू कर सकते हैं जी। हाँ, इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो स्टार्ट में फिक्स करने की जरूरत क्यों है? देखिए, एक लिमिट लगाने के लिए रेगुलेटर कहते हैं आपको, कंपनीज को कहते हैं हम आपको बिला वजह तंग नहीं करेंगे, जिस चीज की आपको जरूरत होगी आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन आपने पहले हमारे पास आके इजाजत जरूर लेनी है, हमारे पास आके इजाजत जरूर लेनी है। मुझे ये बताइए, जब कभी आप घर से बाहर निकलने से पहले वालिद साहब से इजाजत लेते हैं, आपके वालिद साहब हमेशा आपको इजाजत दे देते हैं, तो इसका ये मतलब है आप इजाजत लेना छोड़ दें? लेनी चाहिए ना ऐसे, क्योंकि हो सकता है कभी कभार नुकसानदेह हो और वो हमें रोक दें। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हालांकि रजिस्ट्रार जो होता है ना, या SCCP, हम अपने मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में, बिजनेस में जो भी चेंज करना चाहे ना कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार कहता है कि जो बड़ी बड़ी चेंजेस होंगी वो पहले हमसे आके अप्रूव करवा लेना। अमूमी तौर पे वो एतराज़ नहीं करते, वो देख के केस को चेक करके इजाज़त दे देते हैं, लेकिन फिर भी लीगल रिक्वायरमेंट है कि हमने मेमोरेंडम जो है या आर्टिकल जो है रजिस्टर करवाना है, एक कॉपी उनके पास देनी है। अगर बाद में कभी कोई उनमें से कोई चेंज कराना है किसी चीज़ को, तो भी हमने उनके पास जाके
इस चेंज को रजिस्टर करवाना है, ठीक है, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड हो कि हमारे मुल्क में कितनी कंपनीज हैं, कितना कैपिटल है, कितना इशू हो चुका है। उन्होंने बहुत सी पॉलिसी मेकिंग करनी होती है इसलिए। और क्या क्वेश्चन जी? क्या एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को जब ट्रांसफ़र करता है उसको दूसरे शेयर होल्डर की कंसेंट की ज़रूरत होती है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। डिपेंड किस पे करता है? टाइप ऑफ कंपनी पे। ये आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर में स्टडी करना। और कोई क्वेश्चन जी? शाबाश। हाँ, कंपनी लिमिटेड, ये भी मैंने टाइप आज डिस्कस करनी है, इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इन्होंने लिमिटेड बाय गारंटी वाला क्वेश्चन पूछा है कि उसमें एक लफ्ज़ आया हुआ वाइंडिंग अप, उसको एक्सप्लेन कर दे। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। आज हमें टाइप ऑफ कंपनी ही स्टडी करनी है हमने, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? जी कल हमने स्टडी किया था पार्टली पेड शेयर का कंसेप्ट, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए एक पर्सन ने 1,00,000 रुपये फेस वैल्यू के शेयर्स खरीदे हैं और उसने उसमें से 60,000 के पैसे अदा कर दिए, रुपये अदा कर दिए हैं, 40,000 अभी अदा नहीं किए, तो इस सूरत में उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी है कि वो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कंपनी कॉल करे, वो कंपनी को वो 40,000 रुपये अदा करेगा। यानी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में अगर शेयर्स पार्टली पेड हो, अगर शेयर्स पार्टली पेड हो तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है अनपेड अमाउंट तक की। वो अनपेड अमाउंट जो उसने अदा नहीं की उसे अदा करने का पाबंद है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल है कि जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने फुल्ली फीस पे कर दी हो तो उसकी लायबिलिटी क्या है? 0। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की पार्टली फीस पेड है तो पार्टली उसकी लायबिलिटी कितनी होगी? अब जितनी अनपेड अमाउंट है कि जितनी पेड अमाउंट है? जितनी अनपेड अमाउंट है। वो शेयर्स के केस में भी ऐसे ही होता है कि पहले, लेकिन पहले ये ऑप्शन हुआ करती थी, याद रखिएगा। अब ये ऑप्शन जो नई कंपनी रजिस्टर हो रही है ना, उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है फुली पेड की। जो कोई 50-50 साल पुरानी कंपनीज है ना, उनमें हो सकता है किसी कंपनी में इस तरह की सिचुएशन हो कि पार्टली पेड शेयर हो, अगर हैं तो वो पुराने 30-35 साल पहले उसने इशू किए होंगे। जी जी, इन ऑफ के ये लिमिटेड बाय शेयर टाइप्स पढ़ानी है आज। और की क्वेश्चन? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? खुदा का खौफ कर, मैंने भी डायरेक्टर भी नहीं सही तरीके से समझाया। ना इतना डिटेल में ना जाए भाई, ना 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 ना। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एक ही क्वेश्चन था असाइनमेंट में आपकी, ऐसा ही है छोटा सा। चलिए, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कंसेप्ट इसके अंदर से डिस्कस करें। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं मिस्टर जाहिर सेटअप ए कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अब ये जरा देखिएगा, असल में जो ये पूरा जो है ना, ये पूरा ABC से लेके लिमिटेड तक, ये इस कंपनी का नाम है, ये इस कंपनी का नाम है। इसमें से हर एक लफ्ज कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, लेकिन अभी मीनिंग शायद आपको समझ नहीं आएंगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, क्या ये कोई किसी पर्सनल इंसान का नाम है या किसी कंपनी का नाम है? कैसे पता चला कंपनी का नाम? एंड में लफ्ज लिमिटेड है, ठीक है जी। मिस्टर जाहिद सेटअप। अच्छा, क्या एक ही पर्सन कंपनी बना सकता है? या कह रहे हैं मिस्टर जाहिद ने कंपनी बनाई है, क्या एक बंदा अकेला कंपनी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। यानी अगर आप अकेले ओनर हैं तो आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर ले, चाहेगा तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में और सिंगल ओनर वाली कंपनी में फ़र्क क्या होगा भला? हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती इसकी, लेकिन जो सिंगल ओनर कंपनी है इसकी कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, इसको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक कंपनी के होते हैं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर को अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर करवा ले, उसे वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक कंपनी के होते हैं। तो मिस्टर जाहिद सेटअप ए कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड।
बना ली, बिल्कुल ठीक किया उसने। एंड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ इट, और सारे के सारे शेयर्स वो खुद ओन कर रहा है। जाहिर अकेला जो हुआ तो 100% वो खुद ही लेगा, ठीक है। द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप में जाना, लिक्विडेशन खत्म हो जाना, बंद हो जाना। कंपनी अब लिक्विडेट हो गई है विद एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹8 मिलियन एंड लाइबिलिटीज अमाउंटिंग ₹10 मिलियन। एसेट्स उसके 8 मिलियन के हैं, लाइबिलिटीज उसकी 10 मिलियन की है, यानी लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। इज मिस्टर जाहिद पर्सनली लायबल टू पे ₹2 मिलियन टू क्रेडिटर? क्या मिस्टर पर्सनली लायबल का मतलब क्या वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से घर से पैसे ला के 2 मिलियन पे करे? वाई आर वाई नॉट? क्यों क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस है, कंपनी अपने डेट्स के लिए खुद लायबल है, वो खुद पे करेगी। अगर कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस की वजह से कंपनी अगर अपना डेट पे करने के काबिल नहीं है तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स वो डेट पे नहीं करेंगे, वो बैड डेट हो जाएगा उन क्रेडिटर का, नहीं कर। हाँ, एक केस बल्कि 2 केसेस में हो सकता है कि किसी कंपनी के मेंबर या ओनर लायबिलिटी पे करें कंपनी की। 2 केसेस में ऐसे हो सकता है। गैस कर सकते हैं कौन से 2 केस? लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सुन लें। लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है तो ओनर्स उस वक्त लायबल होंगे अगर कोई अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स होगी। अगर शेयर्स फुली पेड हैं तो लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी 0 होगी। अगर पार्टली पेड है तो लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी होगी कितनी? अनपेड। ये तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर का केस। अगर दूसरी टाइप ऑफ कंपनी है, दूसरी टाइप ऑफ कंपनी कौन सी? लिमिटेड बाय गारंटी। तो उस सूरत में भी मेंबर्स की, ओनर्स की लायबिलिटी हो सकती है किस अमाउंट तक की? उस अमाउंट तक की जितनी अमाउंट उन्होंने गारंटी दी होगी, उस अमाउंट तक की। जैसे अगर 5 लाख तक की गारंटी दी है तो उनकी कितनी होगी? लिमिटेड बाय गारंटी। देखिए इसमें लफ्ज लिमिटेड क्या है कि उस हद तक लिमिट होगी, लायबिलिटी किस हद तक होगी? उस हद तक जितनी गारंटी दी है। अगर किसी ने 5 लाख दिया, 5 लाख तक, 2 मेंबर्स थे, अगर एक ने 2 लाख की दी, एक ने 4 लाख की दी, तो जिसने 2 लाख की गारंटी दी थी उसकी लायबिलिटी अप टू 2 लाख होगी, जिसने 4 लाख की दी उसकी अप टू 4 लाख। ठीक है, लेकिन वन वर्ड आंसर क्या होगा इसका केस स्टडी का कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी की लायबिलिटीज पे करने के लिए लायबल नहीं। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ये कह देता कि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, हम कहते हैं गारंटी की हद तक लायबल है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह देता कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है तो हम कहते हैं जितनी अमाउंट अनपेड है उस हद तक लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने वो जिक्र नहीं किया इसलिए हम भी वो डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल इतना कह रहे हैं कि मिस्टर जाहिद लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? सेपरेट लीगल स्टेटस की वजह से, जिसे हमने अभी भी क्या नाम दिया? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। जी समझ आया ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? चलिए जी। सर अगर 2 आदमी ने गारंटी दी हो, मतलब फर्ज करें 5 लाख और 6 लाख की गारंटी अगर दी हो और कंपनी का जो मतलब लिक्विडेशन में जाने पे उनकी जो लायबिलिटी हो वो 7 लाख हो, तो ये सारे आपके एडवांस क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ये करेंगे, सिलेबस में मौजूद है जी। आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है गालबन, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, इसमें शुरू की 1-2 डेफिनेशंस है वो मैं फॉर द टाइम बिंग स्किप कर रहा हूँ, वो कल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जो ज्यादा इस्तेमाल होने हैं ना कंसेप्ट्स लॉ में हमारे, वो मैं डिस्कस कर लूँ। टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या स्टडी करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी लॉ में कितनी टाइप्स ऑफ कंपनी रजिस्टर करवाई जा सकती हैं, ये कंसेप्ट आपके लिए 2 तरह से अहम है। एक छोटी रीजन है इसके अहम होने की, एक बड़ी रीजन है। इसके छोटी रीजन जो अहम होने की है वो ये है कि इस कंसेप्ट में से आई कैप
आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, और कई दफ़ा पूछता है, कभी लिमिटेड बाय शेयर की डेफिनेशन, कभी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन, ठीक है, कभी होल्डिंग कंपनी की, कभी सब्सिडरी कंपनी की, वगैरह वगैरह, डेफिनेशन पूछता है। एक रीज़न ये है। दूसरी और बड़ी रीज़न जो मैं चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ लें, वो ये है कि कंपनी लॉ ने जितने भी कंसेप्ट्स हमें बताए हैं, सिखाए हैं ना, कंपनी लॉ में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो सारी कंपनीज के ऊपर एक तरह से अप्लाई नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी तो टाइप ऑफ कंपनी आपने नहीं पढ़ी, तो भी मैं जनरल लैंग्वेज में बात करता हूं कि जैसे एक कंपनी है छोटी, एक कंपनी है बड़ी। जरा खुद गैस करके मुझे बताइए, क्या कंपनी लॉ में जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज के लिए, वो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी दोनों के लिए एक जैसी होंगी क्या? नहीं होंगी। छोटी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट्स कम होनी चाहिए, होती भी है, बड़ी कंपनी के लिए कॉमन सेंस की बात है ना, शाबाश। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी स्टडी करेंगे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। पर्पस क्या है? क्योंकि कंपनी लॉ की मुख्तलिफ प्रोविजंस, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट है। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट है। आपको हर कंसेप्ट पढ़ने से पहले ये सोचना होता है कि ये कंसेप्ट सारी कंपनीज के लिए है, सारी कंपनीज ने इसके ऊपर अमल करना है, या सिर्फ बड़ी कंपनीज ने, या सिर्फ छोटी कंपनीज ने। यानी टाइप ऑफ कंपनीज कंसेप्ट पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि आइंदा जब कभी हम कोई भी कंसेप्ट स्टडी करें, आप देखें ये कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको अंडरलाइन कर ले और आइंदा उसी टाइप ऑफ कंपनी पे वो कंसेप्ट अप्लाई करें। वरना एग्जाम में एग्जामिनर मेंशन कर रहा है कंसेप्ट एप्लीकेबल किसी और कंपनी पे, पब्लिक कंपनी के लिए है, स्टूडेंट्स ने प्राइवेट कंपनी पे भी उसको अप्लाई कर दिया। तो आपने टाइप ऑफ कंपनी स्टडी करना है, इसका मकसद क्या है, बड़ा मकसद क्या है, ताकि आपको पता चल जाए पूरे कंपनी लॉ में मैक्सिमम कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं, और ताकि हम जब कोई कंसेप्ट सीख रहे हों देख सके कि ये कंसेप्ट किस टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? तो आइंदा आपने जब इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद कोई भी लॉ का कंसेप्ट पढ़ेंगे, खास तौर पे देखना ये किस टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, जब वो कंसेप्ट उसने कहना होता है ना पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, कहता है एवरी पब्लिक कंपनी शैल डू दिस। जब कहना होता है प्राइवेट कंपनी, कहता है एवरी प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस। जब कहता है हर कंपनी ने ये करना है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी, तो वो ये नहीं कहता कि एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस, ये नहीं कहता। वो क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल डू दिस। तो ये ना ला के कुछ अल्फाज और कुछ उसका तरीकाकार है, उसके साथ फेमिलियर होने की कोशिश करनी है आपने। तो टाइप्स ऑफ कंपनी स्टडी करते हैं, कंपनी की डिफरेंट टाइप्स हैं, इन टाइप्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे जब कॉस्ट काउंटिंग शायद आपने पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो आपने ये पढ़ा होगा कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिफरेंट बेसिस की वजह से। जैसे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या होता है कि फिक्स है कि वेरिएबल, ये एक टाइप है। फिर है पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये एक टाइप है। फिर होता है मार्जिनल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, ये एक टाइप। यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट को डिफरेंट वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा ही है, यही कंसेप्ट हमारा कंपनी लॉ में है कि हम कंपनीज को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी को क्लासिफाई करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये दो सबसे ज्यादा बेसिस यूज होते हैं ऑन द, और अगर आज के लेक्चर में आपने यही दो पढ़ लिए ना, हक अदा हो गया आज के लेक्चर का। कि टाइप्स ऑफ कंपनी, सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज नहीं पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना आपके सब्जेक्ट के लिए, आज मैं वो पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ेंगे, वो भी अहम है। रिप्रोडक्शन में एग्जाम के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये ना सिर्फ ये कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, बल्कि आगे जो आपने लास्ट सीखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कंपनी की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, के कंपनी का स्टेटस क्या है, और एक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ
लाइबिलिटी। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अच्छा, इसको आपने ऐसे नहीं समझा जैसे कि प्राइवेट जॉब और पब्लिक जॉब, ऐसे नहीं, गवर्नमेंट की जॉब प्राइवेट जॉब, ये नहीं है। जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती है ना, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। यहां पे जो टाइप्स बता रहा हूं मैं वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये दोनों कंपनीज प्राइवेट इन्वेस्टर ही ओन कर रहे होते हैं। पब्लिक कंपनी भी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट में ये फर्क नहीं है, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है, ये फर्क नहीं है। जो गवर्नमेंट ओन करती है उसे तो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहते हैं। यहां पे पब्लिक और प्राइवेट का फर्क कुछ हो रहा है। कहता है पहले प्राइवेट कंपनी को समझ लीजिए। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी विच लिमिट, आसान अल्फाज में बताऊं आपको, आसान अल्फाज में, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी बड़ी कंपनी। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, वरना लीगल डेफिनेशन जाहिर है कुछ हो रहा है, एग्जाम में यही लिखनी है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल्स के मुताबिक, यानी जिसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। क्या लिखा होगा प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में? कि इसके नंबर ऑफ मेंबर अप टू 50, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, 51 नहीं हो सकते, 49 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50 का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 है। यानी 50 से 50 ओनर से बड़ी कंपनी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक में जाना पड़ेगा। इसमें दो बातें सुन लीजिए। पहली बात, उसने लिखा हुआ है लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, ओनर्स की तादाद 50 तक है, एम्प्लॉयज की तादाद नहीं लिखी। एम्प्लॉयज की तादाद जितनी मर्जी हो जाए वो इसमें शामिल नहीं करनी। इस 50 में एम्प्लॉयज वर्कर की तादाद शामिल नहीं करनी। किसकी तादाद शामिल करनी है? मेंबर, ओनर्स, शेयर होल्डर्स की। ठीक है। दूसरी चीज, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने कभी देखा, खास तौर पे विरासत के कवानीन में ऐसे होता है समटाइम कि कोई एक घर है या कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है, वो दो भाइयों के नाम मुश्तरका होती है। फॉर एग्जांपल, कभी आपने सुना इस तरह का कंसेप्ट? जॉइंट ओनरशिप इसको बोलते हैं। तो जिस तरह कोई प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम जॉइंट हो सकती है, उसी तरह शेयर्स भी जॉइंट ओनरशिप में हो सकते हैं। अच्छा, एक लीगल पॉइंट आपको बता दूं, लॉ ने एक कोर्ट में केस पढ़ा था, उसमें लॉ ने ये रूलिंग दी थी कि जब कोई प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम जॉइंट हो ना, जैसे फर्ज कीजिए कोई 10 कनाल प्रॉपर्टी है, वो दो लोगों के दरमियान ट्रांसफर, जॉइंट ओनरशिप है, तो लॉ ने कहा था इसका ये मतलब नहीं है 5 कनाल एक का और 5 कनाल एक का, ये मतलब नहीं है जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी का एक एक इंच दोनों के ओनरशिप में है। आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके वो उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी पे दोनों का हक है, ये कंसेप्ट। उसी तरह अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख, दो लोगों ने मिलके, ए और बी, तो इस शेयर की जॉइंट ओनरशिप में कौन लोग हैं? दोनों, ए और बी। लॉ कहता है जब जॉइंट ओनर होंगे ना, जॉइंट ओनर, आपने उनको दो नहीं गिनना, एक ही गिनना है। दो नहीं गिनना, एक ही गिन। तो ये जो 50 की गिनती आ रही होगी ना, इसमें अगर कोई जॉइंट ओनर्स हैं तो उनको दो गिनेंगे या एक? एक। ये असूल ज़हन में रखिएगा। 50 में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए, एक एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना और दूसरा जॉइंट ओनर्स को सिंगल ओनर काउंट करना। सेकंड, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स।
प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें राइट टू ट्रांसफर शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। हमने कल एक फीचर पढ़ा था शेयर का, ट्रांसफरेबिलिटी का, कि शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी ज़रूरत के वक्त अगर आप चाहें तो उन शेयर्स को किसी दूसरे को बेच सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये है। लेकिन याद रखें, पब्लिक कंपनी में ये राइट फ्री होता है कि जब चाहे जिसको चाहे बेच दे, पूछने की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्राइवेट कंपनी में ये राइट है तो सही, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? अगर आपने शेयर किसी को ट्रांसफर करने हैं ना, पहले एग्जिस्ट दूसरे शेयर होल्डर से पूछ ले। अगर वो खरीदना चाहे तो पहले हक उनका है, उनको दे। और अगर वो कहते हैं अच्छा हम नहीं खरीदने, हमने, फिर आप बाहर के बंदे को बेच सकते हैं, वरना नहीं। समझ रहे हैं? राइट टू ट्रांसफर दोनों केसेस में है, पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट में भी। फर्क क्या है? पब्लिक कंपनी में ये राइट फ्री है, फ्रीली ट्रांसफर, किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं। स्टॉक एक्सचेंज जाओ, जितने मर्जी खरीदो, जितने मर्जी बेचो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये राइट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या? अच्छा, एक लफ्ज होता है रिस्ट्रिक्टेड। अब जरा थोड़ा लायर बनने की कोशिश करें। एक है रिस्ट्रिक्टेड, एक है प्रोहिबिटेड। दोनों में फर्क है। प्रोहिबिटेड का मतलब है कर ही नहीं सकते काम, ममनू है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ पर। तो राइट टू ट्रांसफर प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कर सकते हैं। शर्त क्या है? एग्जिस्ट, दूसरों से पूछ ले। ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी हुई? पहली चीज, जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स हो अप टू 50। दूसरी चीज, जो कि रिस्ट्रिक्ट करे राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड है, इसके इधर प्रोहिबिटेड लिखेंगे ना, गलत हो जाएगा। तीसरी चीज, विच प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। सब्सक्राइब कहता है बाय करना, सब्सक्राइब का मतलब होता है बाय करना। यानी प्राइवेट कंपनी में अगर आप हैं, आप अपने शेयर जनरल पब्लिक को नहीं दे सकते। कंपनी, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, मना है। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ मेरे शेयर खरीदो। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। किस लिए इनवाइट नहीं कर सकती? कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट कंपनी के लिए मना। हाँ, पब्लिक कंपनी कर सकती है, कर सकती है। ठीक है जी। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए 3 पाबंदियां हैं। अच्छा, आप जरा तीनों का जायजा लेके मुझे बताइए, ये तीनों अच्छी चीजें हैं कि ये तीनों पाबंदियां हैं? पाबंदियां हैं, ताकि प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी है, वो लोगों के साथ फ्रॉड ना कर। ये ना छोटी सी कंपनी है बना के लोगों के पैसे इकट्ठे करके भाग जाए, ये पाबंदी है इसके ऊपर। लेकिन आपको लग रहा है पाबंदी है, इसके बदले में कंपनीज एक्ट ने इसके ऊपर रिक्वायरमेंट भी कम लगाई है। आप आगे चल के पढ़ेंगे ना जब, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट्स हैं वो पब्लिक कंपनी के लिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी हुई? A company which by its articles limits the number of members to 50, restricts right to transfer its share, prohibits invitation to general public to subscribe for share. Subscribe का मतलब क्या होता है? बाय करना, ये पाबंदी है। तो ये है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका सिर्फ एक ओनर है, एक सिंगल मेंबर, नाम से पता चल रहा होगा, सिंगल मेंबर कंपनी। और दूसरी कंपनी कौन सी है? अदर देन एसएमसी, अदर देन सिंगल मेंबर।
ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है, ऐसी जिसके मेंबर्स की ओनर्स की तादाद एक से ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा है। कहां तक? 50 तक। 50 तक। इसमें एसएमसी में मिनिमम नंबर 1, मैक्सिमम भी 1। अदर देन एसएमसी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। यह है प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है। ये ऐसा ही है, ऐसी कंपनी जो ये आसान डेफिनेशन हो जाती है। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर डेफिनेशन। अकाउंटिंग में होता है ना बैलेंसिंग फिगर, भाई जो भी आ गया बैलेंसिंग फिगर डालो, ये निकाल। तो जो कोई प्राइवेट कंपनी है वो तो प्राइवेट है, और जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी अगर किसी कंपनी में इन तीनों में से एक रिक्वायरमेंट भी वायलेट हो रही हुई, वो पब्लिक बन जाएगी। एग्जाम में अगर आपसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछे ना, आपने ये तीनों पॉइंट्स बताने हैं। अगर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछे तो आपने ये एक लाइन लिखनी है कि कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। फिर इसके बाद प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नीचे रिप्रोड्यूस करनी है, ताकि उसे पता चल जाए कि कौन सी कंपनी प्राइवेट होती है। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो होगी वो पब्लिक होगी। फिर से सुन लीजिए, जब आपसे एग्जाम में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछेगा, 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट्स कंफर्म फेल, एक कंफर्म पास, एक 50-50। सुन लें, डेफिनेशन पूछी पब्लिक कंपनी। जो कंफर्म फेल है वो सुने, वो क्या करेगा? कंफर्म फेल लिखेगा, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। सर इतना ही लिखा था किताब में, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। 3 नंबर के साथ सवाल है। अब 3 नंबर के साथ अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो एक लाइन के साथ 3 नंबर तो नहीं देगा। ये फिर जो 50-50 है वो क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा 3 नंबर है, एक लाइन लिख के 3 नंबर नहीं देगा। पब्लिक कंपनी पूछा है, मैं ऐसा करता हूं, प्राइवेट कंपनी जो है ना, इसकी डेफिनेशन इधर लिखता हूं, हर एक को नोट कर देता हूं। एक कंपनी which does not limit number of members to 50, a company which does not restrict right, which does not, ऐसे कर, ये 50-50 वाला। तीसरा तरीका जो इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने का, वो क्या है? उसने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछी, आपने पहले लिखना विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, फिर उसके बाद लिखना है बिलो इज प्राइवेट कंपनी, और फिर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नीचे लिख देनी है। हालांकि पूछा पब्लिक कंपनी है, लिख प्राइवेट कंपनी रहे है। क्यों? क्योंकि उसने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में प्राइवेट कंपनी का रेफरेंस दिया है। तो आपने ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे लॉ ने प्रेजेंट किया हुआ। क्लियर? एक लाइन नहीं लिखनी, उस डेफिनेशन को नोट कर करके भी नहीं लिखना, बल्कि कैसे लिखना है? पहले पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, फिर इसमें चूंकि प्राइवेट कंपनी का रेफर किया जा रहा है, फिर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखिए। तो अब बताइए, प्राइवेट कंपनी क्लियर हुआ आपको? कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह प्राइवेट कंपनी की 2 टाइप्स है ना, फर्दर सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, उसी तरह पब्लिक कंपनी की भी 2 टाइप्स हैं, अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी, ठीक है? लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर चुकी है। याद करें कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। तीसरी लाइन में यही पाबंदी है। तो इसका मतलब है पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। अच्छा, अगर कोई शेयर इशू कर सकती है तो लाजमी है कि उसने किया भी होगा? नहीं। कर सकती है अलग कंसेप्ट है, कर चुकी है अलग कंसेप्ट है। एक पब्लिक कंपनी अगर वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर चुकी है उसे कहेंगे लिस्टेड कंपनी, और अगर कर सकती है अभी किए नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी,
ठीक है, अभी शेयर जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए, लेकिन अगर चाहे तो कर सकती है। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी की दो टाइप्स क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। पब्लिक कंपनी टाइप्स कौन सी है, अनलिस्टेड और लिस्टेड, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी आपको पता है ये कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, क्यों नहीं कर सकती, इस प्रॉब्लम में। जी अब मुझे बताइए क्या ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस क्लियर हुआ आपको? जरा जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास, ये बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है जल्दी से रीड कर लें इसको क्विकली क्विकली। सिर्फ ये जो पढ़ाया ना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये आपने पढ़ना है। सिंगल मेंबर कंपनी के कुछ आगे डिटेल उसने बताई हुई है, वो भी नहीं पढ़नी, वो भी नहीं पढ़नी। सिंगल मेंबर कंपनी वो कहता है कि जी वो मर गया तो किसी को नॉमिनेट करेगा, वो उसके शेयर ट्रांसफर करेगा वगैरह वगैरह, वो भी नहीं पढ़ना। पूछ पूछ के कर सकता है, पूछ के कर सकता है। अनलिस्टेड प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट कर भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती। एक मिनट है, रीडिंग कर ले, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको। एक मिनट रीडिंग कर लें सारे स्टूडेंट। जी रीडिंग कर लिया आपने? क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 पूछिए। जी यहाँ पे क्वेश्चन था कोई, क्या जॉइंट ओनर्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जॉइंट ओनर चाहे 10 क्यों ना हो, आपने उसको बाय 1 कंसीडर करना है लीगली। और कोई क्वेश्चन? जी जी हाँ जी। अच्छा सुन ले, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नाम कंपनी का है कि किसी नेचुरल पर्सन का है? लफ्ज़ लिमिटेड से। ये लिमिटेड एट एंड ऑफ एवरी कंपनी ऐड किया जाता है, हर कंपनी के एंड में लफ्ज़ लिमिटेड ऐड किया जाता है, ये बेसिक रूल है। कंपनी है कि नहीं कैसे पता चलेगा? लफ्ज़ लिमिटेड से। पब्लिक है कि प्राइवेट है ये कैसे पता चलेगा? अगर तो पब्लिक कंपनी है ना कोई, ये भी नाम से पता चलता है, तो उसमें सिर्फ लफ्ज़ लिमिटेड होगा, उससे पहले कोई और पब्लिक या प्राइवेट कोई लफ्ज़ नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड से पहले लफ्ज़ प्राइवेट होगा। यानी अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो उसके नाम के एंड पे लिखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसके नाम के एंड पे सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि प्राइवेट है ही नहीं। पब्लिक भी नहीं लिखा होगा। लॉ कहता है जब हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है? वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो नाम से हम टाइप ऑफ कंपनी का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड है तो कंफर्म होगा कंपनी का नाम है, प्राइवेट लिमिटेड है तो कंफर्म होगा प्राइवेट कंपनी है। और अगर सिर्फ लिमिटेड का नाम है, पब्लिक या प्राइवेट कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब पब्लिक कंपनी। जी नहीं, मैं 1 मिनट है, उसी तरफ आता हूँ। मैं पहले दूसरा कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे बताइए क्या प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में फ़र्क समझ आ गया आपको? ठीक है, प्राइवेट कंपनी कभी ऑफर कर ही नहीं सकती। पब्लिक अनलिस्टेड है, ऑफर कर सकती है कि या नहीं, और पब्लिक लिस्टेड है तो ऑफर कर चुकी है, इशू कर चुकी है। ठीक है, ये है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस।
जी। इसके बाद आगे चलते हैं। ये अभी आपने ना नेम्स वाला कंसेप्ट अभी नहीं स्टडी करना, ये कल के लिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बेस पे भी कंपनीज की टाइप्स होती हैं। लाइबिलिटीज की बेस पे भी, लाइबिलिटी की बेस पे 3 तरह की कंपनीज हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी याद रखिएगा, ये रेयर टाइप ऑफ कंपनी है। इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ डेफिनेशन की हद तक इसको कवर करना है। तो लाइबिलिटी के लिहाज से कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई? 3। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर कौन सी कंपनी है? अच्छा, असल में ना इसका कंसेप्ट सुन लें। बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे बताइए कि क्या जरूरी है, पैसा या के स्किल? दोनों जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा दोनों जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा हो और स्किल ना हो और बिजनेस चल जाए? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा नहीं है, स्किल है और बिजनेस चल जाए? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है ना और आपके पास पैसे नहीं भी हैं, आप फिर भी बिजनेस चला सकते हैं। कैसे? लोगों से लोन ले लें, किसी से लोन ले लीजिए। शेयर कैपिटल होना जरूरी नहीं है। तो अक्सर कंपनीज जो होती हैं ना, वो जब बिजनेस स्टार्ट करती हैं उनके ओनर शेयर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कंपनीज को कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिमिटेड बाय शेयर या कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वो कंपनी है जिसमें इसके ओनर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर नहीं, लिमिटेड बाय गारंटी। ये ऐसी कंपनी होती है कि जिसका शायद शेयर कैपिटल तो ना हो, लेकिन फिर भी इसने बिजनेस शुरू कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? शेयर कैपिटल नहीं है और बिजनेस चला लिया इसने, लोन लिया हो। शाबाश भाई, लोन तक पहुंच गया। अच्छा, लोन जब लिया है तो क्या जिन लोगों ने लोन दिया बैंक ने वैसे दे दिया होगा कि कोई गारंटी ली होगी? बिल्कुल गारंटी ली होगी। और गारंटी किसने दी होगी? ओनर्स ने। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी हुई जिसके मेंबर्स ने ये एग्री किया है, ये वादा किया है कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई और अपने पैसे अदा ना कर सकी तो हम ओनर्स वादा करते हैं कि गारंटी देते हैं कि हम वो पैसे अदा करेंगे। फिर से सुन लें, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैसी कंपनी है? ऐसी कंपनी जिसमें इसके ओनर्स ये एग्री करते हैं, ये वादा करते हैं कि अभी तो हम पैसे कोई नहीं डाल रहे कंपनी के अंदर, अभी तो दूसरों के पैसे है, लेकिन है दूसरे लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। क्योंकि हम एग्री करते हैं, वादा करते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई और आपके पैसे अदा ना कर सकी तो हम मेंबर्स, हालांकि सेपरेट लीगल एंट्री कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी हम वादा करते हैं, एग्री करते हैं कि हम गारंटी देते हैं वो लायबिलिटी पे करेंगे पर्सनल कैपेसिटी में। और कितनी लायबिलिटी पे करेंगे ये हर मेंबर लिख के बताता है कि मैं 10 लाख की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं 15 लाख की लेता हूं, मैं 25 लाख की जिम्मेदारी लेता हूं। तो ये कौन सी वाली हुई लायबिलिटी? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर कौन सी वाली है? जिसमें शेयर होल्डर की लायबिलिटी है अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक। और लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी है? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी है अप टू अमाउंट एग्रीड या गारंटीड टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। इन द इवेंट्स ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। भाई ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब सुनिए, ये 4 लोग थे, इन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा सर बेफिक्र, बैंक वाले से कहा सर 1 करोड़ रुपया दीजिए, हम गारंटी देते हैं अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हुई और आपका लोन पे ना कर सकी ना तो हम मेंबर्स आपको पैसे अदा करेंगे। बिजनेस चलाया, बिजनेस चलाने ठप, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान।
15 जून को पता चल गया कंपनी अनकरीब वाइंड अप होने वाली है, तो 3 जो मेंबर्स थे उनमें से उन्होंने कहा हम कंपनी छोड़ रहे हैं। 15 तारीख को रिजाइन कर दिया, 30 तारीख को कंपनी वाइंड अप हो गई। बैंक आएगा ना बैंक पैसे लेने के लिए। मिस्टर ए से कहा यार BCD किधर गए हैं? उनका BCD तो वो 15 दिन पहले ही छोड़ के चले गए थे, उन्हें नजर आ गया था कि कंपनी अब नहीं बचने वाली, वो छोड़ के चले गए, अब तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो बैंक ने कहा लाओ पैसे। उसने कहा मैंने तो सर 1 लाख की गारंटी दी थी, 50 लाख की गारंटी उन्होंने दी थी जो निकले, 1 लाख की, ये लीजिए मेरी तरफ से 1 लाख हाजिर है। बताइए क्या बैंक जो BCD वो मेंबर्स जो कंपनी छोड़ चुके हैं उनसे पैसे रिकवर करवा सकते हैं? क्यों? वो तो अब मेंबर नहीं है। वो कहेंगे सर देखें हमारी लायबिलिटी तब तक की थी जब तक हम कंपनी के साथ अटैच थे, अब हम कंपनी को छोड़ चुके हैं, हमारे कंपनी से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है जी। इसीलिए ये एक लूप होल था लॉ में, इसलिए लॉ ने इसको खत्म करने के लिए कहा कि जो लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी होगी ना किसी भी मेंबर की, वो जब तक मेंबर है तब तक तो है, जब मेंबरशिप छोड़ेगा, रिजाइन करेगा, क्विट करेगा, उसके बाद भी 1 साल तक लायबल रहेगा। उसके बाद यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंपनी को डूबता देख के ना वो खुद छलांग मार देते हैं कश्ती में, कहते हैं कश्ती डूबने वाली है, खुद निकल के खुद किनारे पे लगो, इसको डूबने दो। लेकिन लॉ ने क्या कहा कि अगर कंपनी डूब रही है और कुछ मेंबर्स कंपनी को छोड़ के चले भी जाते हैं ना उस वक्त टफ टाइम में, स्टिल वो भी लायबल रहेंगे, चाहे अब उनका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और कितने अरसे तक लायबल रहेंगे? 1 साल तक। ये लिमिटेड बाय गारंटी में देखिए 1 ईयर कहीं पे लिखा हुआ है उसने किताब में, 1 ईयर लिखा हुआ है, 1 ईयर को अंडरलाइन कर लें। जिसने ये 1 ईयर की बात लिमिटेड बाय गारंटी में ना लिखी वो पास नहीं हो सकता। केस स्टडी में वो टेस्ट यही करता है, लिमिटेड बाय गारंटी की जब केस स्टडी टेस्ट करता है ना वो 1 ईयर वाला कंसेप्ट ही टेस्ट करता है। पास होना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने लिमिटेड बाय गारंटी के साथ 1 ईयर वाला कंसेप्ट नहीं लिखा तो। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? अच्छा, फिर इसके बाद तीसरी टाइप है अनलिमिटेड। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, ये ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। अच्छा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी साइमल्टेनियसली प्राइवेट भी हो और पब्लिक भी हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि एक कंपनी साइमल्टेनियसली लिमिटेड बाय शेयर भी हो और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो? इसका जवाब है नहीं। अच्छा, अब मैं जैसे आपको लेके चल रहा हूं ना आपने वैसे ही चलना है। अगर कोई स्टूडेंट ने पहले कोई और कंसेप्ट एडवांस का पढ़ा हुआ है तो अभी डिस्कस नहीं करना। एक कंपनी या तो इस टाइप में होगी या इस टाइप में होगी, एक कंपनी या तो इस टाइप में होगी या इस टाइप में। ठीक है। अच्छा, कंपनी की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ये नाम से पता चल गया था? कैसे पता चला था? नाम में लफ्ज लिमिटेड है तो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट, सिर्फ लिमिटेड है तो शाबाश। अच्छा, अगर सिंगल मेंबर कंपनी हो ना तो SMC का लफ्ज भी ऐड कर देते हैं। अगर लिमिटेड बाय शेयर है कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लिमिटेड का लफ्ज आता है। लिमिटेड बाय गारंटी है तो नाम में गारंटी लिमिटेड आता है, नाम में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आप अगर सारी बातें सिर्फ सुन रहे हैं ना तो आपने परेशान नहीं होना कि घर जाके ज़हन से निकल जाएंगी, नहीं, जब आप रीडिंग करेंगे ये सारी बातें लिखी भी हुई हैं, रिकॉल हो जाएंगी। आखिरी सवाल आज का, आखिरी क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी
प्राइवेट कंपनी हो और लिमिटेड बाय शेयर भी हो, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि एक कंपनी पब्लिक हो और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक टाइप होगी और इन दोनों में से भी एक टाइप होगी। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज में सिर्फ 2 तरह की टाइप्स सीखी। आपने घर जाके सिर्फ इतना ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस कौन कौन सी टाइप्स हैं? प्राइवेट और पब्लिक। और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। और लिमिटेड बाय गारंटी में 1 ईयर वाला पॉइंट लाजमी रखना है आपने याद, 1 ईयर वाला। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, restricts the right to transfer its share, prohibits invitation to general public to subscribe for। अच्छा, शेयर्स लिखा है या सिक्योरिटीज लिखा है? शेयर्स लिखा हुआ है, शेयर्स, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? कुछ समझ आया? देखिए, अभी चूंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ना, लॉ असल में समझ आता है केस स्टडी के जरिए से, लेकिन अभी कंसेप्ट को पिक कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। लेकिन आज आपने लाजमी तौर पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, आज आपका कंपनी लॉ का सबसे अहम काम होगा ये 3 डेफिनेशन याद करनी है। प्राइवेट, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।